हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नुवैद खान एडवोकेट। और आज हम बात करेंगे क्या आपराधिक मामलों में राजीनामा किया जा सकता है। जानिए प्रावधान। समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आपराधिक मामलों में समझौता। कोई भी आपराधिक प्रकरण पुलिस रिपोर्ट पर या व्यथित पक्षकार के मजिस्ट्रेट को दिए आवेदन पर संस्थित किया जाता है। आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने हेतु यह दो रास्ते एक पीड़ित व्यक्ति के पास होते हैं। पहला रास्ता होता है एफआईआर के माध्यम से और दूसरा होता है कंप्लेंट केस मजिस्ट्रेट के सामने दायर करके। कोई भी अपराध जब भी घटित होता है तब वह राज्य के विरुद्ध होता है। किसी भी अपराध में केवल पीड़ित और अभियुक्त के बीच ही रिश्ता नहीं होता है, अपितु राज्य पीड़ित के साथ होता है। पीड़ित के आवेदन पर राज्य अपनी ओर से आपराधिक प्रकरण दर्ज करता है। बड़े आपराधिक मामले में पीड़ित के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वह अभियुक्त के साथ राजीनामा कर ले। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां केवल पीड़ित ही नहीं अपितु दूसरे लोगों के अधिकार भी अतिक्रमण होते हैं, इसलिए केवल पीड़ित ही राजीनामा नहीं कर सकता। इस आलेख में इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे राजीनामे की। राजीनामा अर्थात समझौता, यह एक ऐसा उपक्रम है जिसमें मामलों का लंबा विचारण नहीं चलता, अपितु पक्षकार आपस में समझौता अर्थात राजीनामा करके मामले को बीच में ही निपटा लेते हैं। सामान्यतः ऐसा लोक अदालतों के माध्यम से होता है। राजीनामे के अनेक लाभ हैं। पहला, मामलों का त्वरित निस्तारण हो जाता है। दूसरा, मुकदमेबाजी में अनावश्यक धन एवं समय व्यर्थ नहीं होता। तीसरा, पक्षकारों में आप पारस्परिक स्नेह एवं सौहार्द का भाव बना रहता है। प्रारंभ में राजीनामों को विधिक स्वरूप प्रदत्त नहीं था, कालांतर में इसे विधिक स्वरूप प्रदान कर दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 320 में इस संबंध में आवश्यक प्रावधान किया गया है। राजीनामे योग्य मामले वो कौन से मामले होते हैं जिनमें राजीनामा किया जा सकता है। धारा 320 में दो प्रकार के मामलों का उल्लेख किया गया है। पहला, ऐसे मामले जिनमें न्यायालय की अनुमति के बिना राजीनामा किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे मामले जिनमें न्यायालय की अनुमति से राजीनामा किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के मामले सामान्य प्रकृति के होते हैं, जबकि द्वितीय वर्ग के मामले अपेक्षाकृत कुछ गंभीर प्रकृति के होते हैं। जो गंभीर प्रकृति के होते हैं उनमें न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 की सारणी देखी जा सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जिन अपराधों का उल्लेख धारा 320 में किया गया है उन्हें राजीनामा किया जा सकता है, अन्य मामलों में नहीं। ऐसे मामले में जो धारा 320 की परिधि में नहीं आते हैं, पहला, ना तो राजीनामे के योग्य होते हैं और दूसरा, ना उन्हें न्यायालय की अनुमति से राजीनामे योग्य बनाया जा सकता है। यदि धारा 320 की परिधि में आने वाले मामलों से भिन्न मामलों में राजीनामा किया जाता है, उनमें न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे मामलों में सजा की मात्रा पर विचार किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307 के मामले में अभियुक्त को भुगती सजा पर छोड़ा गया क्योंकि मामला 20 वर्ष पुराना था, पक्षकार कृषक थे तथा पक्षकारों में समझौता अर्थात राजीनामा हो गया था। 307 वो धारा है जो 320 में राजीनामे योग्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने इसमें राजीनामे को मद्देनजर रखते हुए उसकी सजा पर विचार करते हुए उसको छोड़ दिया। चलिए आगे चलते हैं। न्यायालय द्वारा निम्नांकित मामलों में राजीनामे की अनुमति प्रदान की गई है। ये वो धाराएं हैं जिनमें कोर्ट के माध्यम से समझौता मान लिया गया है। पहला, भारतीय दंड संहिता की धारा 324 का मामला। दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 का मामला। तीसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 325 का मामला।
चौथा, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का ऐसा मामला जिसमें अभियुक्त अधिवक्ता था। पांचवा, पराक्रम में लिखित अधिनियम जिसे NI एक्ट कहा जाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अधीन मामला आदि। ये 138 की धारा का जो जिक्र किया गया है, ये चेक बाउंस के मामले होते हैं। लेकिन अवैध गर्भपात के एक मामले में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। वस्तुतः सामान्य प्रकृति के ऐसे मामलों में राजीनामा अनुज्ञात कर दिया जाता है जिनमें पक्षकारों में समझौता हो जाता है और जो राजीनामे के योग्य होते हैं। राजीनामे का प्रभाव। राजीनामे का प्रभाव अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा। एक मामले में मृतक की ओर से राजीनामा था। जहां राजीनामा करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वहां उसकी ओर से उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा राजीनामा किया जा सकेगा। अवयस्क की ओर से राजीनामा। यदि राजीनामा करने वाला व्यक्ति अवयस्क है, अर्थात 18 वर्ष से कम आयु का है, या जड़ है जिसे इडियट कहा जाता है, या पागल है, तो उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा न्यायालय की अनुज्ञा से राजीनामा किया जा सकेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है, राजीनामा दंडादेश पारित करने से पूर्व कभी भी किया जा सकेगा, यहाँ तक कि निर्णय लिखते समय भी किया जा सकेगा। दूसरा क्या है कि राजीनामा अपील में भी किया जा सकेगा। इस मामले में यह महत्वपूर्ण है कि केवल धारा 320 की परिधि में आने वाले अपराध ही राजीनामा किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अपराध में राजीनामा नहीं किया जा सकता। अब मामले में व्यक्ति या दोष सिद्ध होगा या फिर दोष मुक्त होगा, लेकिन कोर्ट अपना जजमेंट राजीनामा के आधार पर ही नहीं देगी। धारा 320 की परिधि में केवल छोटे अपराध आते हैं और ऐसे अपराध आते हैं जो केवल पीड़ित तक ही सीमित हैं। जैसे गालियां देने भले छोटा अपराध है, लेकिन वह केवल पीड़ित तक ही सीमित नहीं होता। किसी की गालियों से लोक क्षेम पैदा होता है, इससे वहां मौजूद दूसरे लोगों के भी अधिकार अतिक्रमण होते हैं। इसलिए धारा 294 का अपराध राजीनामा योग्य नहीं था, लेकिन हाल ही में केंद्र द्वारा इस अपराध को राजीनामा योग्य बना दिया गया है। तो ये था मामला, आपराधिक मामलों में समझौते कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं।